चलिए, तो हमारे शो में खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम इतने बड़े ब्रिज की बात कर रहे हैं और लगभग 21.8 किलोमीटर 6 लेन का ये जो ब्रिज है, इसका जो उद्घाटन होगा 3:30 बजे होगा। लेकिन हमारी सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं ऐश्वर्या हमारी सहयोगी के साथ जुड़ना चाहती हूँ, जो कि उल्वे नवी मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और मेरे ख्याल से ये ब्रिज पर खड़ी भी हैं। ऐश्वर्या, आप फिलहाल क्या ब्रिज पर मौजूद हैं? हालांकि अभी उद्घाटन होना बाकी है, लेकिन आप सुबह सुबह ही तड़के वहां पर पहुंच गई थी। बताइए, क्या जोश है, क्या तैयारियां हैं? अभी बिल्कुल ठीक कविता, अभी हम लोग फिलहाल उल्वे साइड के तरफ है, MTHL ब्रिज के। अगर आप पीछे देखें, ये है आज जो MMRDA ने ब्रिज बनाया है। यहाँ पर टोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक सीमलेस टोल रहेगा। 6 लेन ब्रिज 22 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। अगर इस टोल की बात करें, यहाँ पर कोई बूम बैरियर्स नहीं है और सीमलेस कनेक्टिविटी दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आज दोपहर को 3 बजे इसका इनॉग्रेशन करके यहीं से उल्वे की तरफ, नवी मुंबई की तरफ हेड करेंगे, जहाँ पर वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायज़ा लेंगे। वहाँ पर डेवलपमेंट किस तरह की हुई है उसका भी जायज़ा लेंगे। तो फिलहाल ऑन ग्राउंड यहाँ पर काफ़ी सारी तैयारियां शुरू है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कई सारे कटआउट्स लगे हुए हैं और वेलकम करने के लिए तैयार है काफ़ी सारी सिक्योरिटी, आप देख सकते हैं। और आप पीछे देखेंगे अगर, तो ये जो ब्रिज कनेक्ट करता है पुणे को, हालांकि इसका पूरा डेवलपमेंट किसी और को दिया जाएगा, MMRDA को नहीं दिया जाएगा। बट फ़िलहाल ये रिपोर्ट है ऑन ग्राउंड और आपको हम लेटेस्ट अपडेट्स MTHL ब्रिज पर देते रहेंगे। उद्घाटन का और उसकी ताज़ा तस्वीरें और तमाम अपडेट सिटी नाउ स्वदेश पर हम लेकर आएंगे। ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जब ऑफिस आएंगी आप, तो आप ब्रिज के सहारे आएंगी? मैं तो बिल्कुल, हो सकता है कि मैं ब्रिज लूँ, लेकिन अगर इसके टोल की बात करें कविता, हाँ, 200 रुपीज़ वन वे है। अगर इससे हम ट्रैवल करें, एक कॉमन मैन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप रिटर्न जर्नी लेंगे यहाँ से, आपको 600 रुपीज़ से ज़्यादा का फेयर पड़ सकता है। एक डे पास जो है वो 675 रुपीज़ तक का आपको आप बाय कर सकते हैं, और मंथली पास भी है जो ऑलमोस्ट 12,000 के करीब जाता है। तो क्या एक लेमैन के लिए ये अफोर्डेबल रहेगा? मुझे नहीं लगता है। एंड आई माई सेल्फ आई एम अ नवी मुंबईकर, आई एम ऑल्सो अ लेमैन। रोज़ 600 रुपीज़ जस्ट ऑन द टोल मे बी नॉट अफोर्डेबल। बट आगे चलकर हम देखेंगे कि जो NMMT की बसेस है, BST की बसेस है, वो यहाँ पर आपको ले जाएंगी मुंबई टू नवी मुंबई, और वो शायद कुछ अफोर्डेबल रेट्स पर रहेगा। तो कॉमन मैन के लिए वो ज़रूर गुड न्यूज़ रहेगी। तो आगे चलकर देखेंगे कि MMRDA और NMMC जो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनकी तरफ से किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको इस MTHL ब्रिज पर ट्रैवल करने के लिए, जर्नी करने के लिए मिलेगी। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, मुंबई से लोनावला खंडाला की यात्रा भी अगर आप करना चाहें तो वहां लगभग 90 मिनट की पूरी यात्रा जो है वो घट सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नवी मुंबई से यहां पर आने का जो 2 घंटे का सफर है वो कट के 20 मिनट में हो जाएगा। हालांकि हमारी सहयोगी ने बताया कि फिलहाल आम आदमी के लिए टोल के लिहाज से अगर हम देखें तो थोड़ा सा महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा समय अगर देखा जाए, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, खासतौर से अगर आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं जहां पर बहुत ट्रैफिक है, तो समय में कमी होना भी एक राहत वाली बात है। बहरहाल और अपडेट लेंगे हम ऐश्वर्या आपसे, और यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान हीरानंदानी ग्रुप के फाउंडर और MD निरंजन हीरानंदानी। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आपने समय निकाला और शिरकत की। इस पूरे सेक्टर को इस ब्रिज से कितना फायदा होगा, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ बहुत खास एनालिसिस के साथ। अटल सेतु के शुरू होने से मुंबई और नवी मुंबई में डेवलपमेंट आखिर किस तरह से आगे बढ़ेगा, रियल एस्टेट सेक्टर की एनालिसिस, उसके फायदे की एनालिसिस, क्या कुछ सामने निकल कर आ रही है, किन किन कंपनियों पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, जानते हैं हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से। निकुंज, बताइए।
विकास, जैसा हम सब जानते हैं, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई शहर की। मुंबई के अगर इतिहास को आप देखें तो एक ज़माने में मुंबई को आइलैंड ऑफ 7 सिटीज़ कहा जाता था, 7 छोटे आइलैंड। मगर आज मुंबई विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और मुंबई में अब एक ऐसा कुछ होने वाला है जिससे विकास भी और रफ्तार भी और आपको पैसा बनाने का मौका भी मिलेगा। हम बात कर रहे हैं मुंबई के अंदर जो नया हार्बर लिंक आ रहा है। ये मुंबई का नक्शा है, देखिए आपके सामने है। मगर अब मुंबई और नवी मुंबई के बीच में एक हार्बर लिंक आने वाला है। इसके बाद क्या होगा? नवी मुंबई टू मुंबई और मुंबई टू नवी मुंबई की जो आपकी अभी जर्नी है, जो करीब 2.5 से 3 घंटा होती है और बारिश के समय में 3.5 घंटा भी हो सकती है, अब वह 25 से आधी घंटा हो जाएगी। तो जाहिर है कि एक जो नया विकास है, इसकी वजह से जो मुंबई का जो लैंडस्केप है, जिसे हम बोलते हैं नक्शा बदलने वाला है। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं विकास होता है, और एक काबिल तारीफ़ है कि यह जो पुल बन रहा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सीलिंग होगा, मगर विश्व का 12वें नंबर का सीलिंग होगा। रिकॉर्ड टाइम में इसको बनाया गया, रिकॉर्ड स्पीड पर इससे बढ़ाया गया है, मगर इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी गेन होगा। इसकी वजह से ज़मीनों के और आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क कैसे पड़ेगा? नक्शे पे दोबारा चलते हैं। नक्शे में अगर आप देखें तो ये जो ब्रिज आ रहा है वह मुंबई टू नवी मुंबई में जब ये ब्रिज अनाउंस करा गया, उसके बाद मुंबई के अंदर उल्वे क्षेत्र के अंदर जो कीमतें हैं वह करीब 10 साल में दुगनी हो गई। मगर मेरा यह मानना है कि ये तो पिक्चर की शुरुआत है। जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे लोगों को इम्पोर्टेंस पता लगेगी कि इस एरिया के अंदर हम कितनी इजीली अब समय बचा करके कम्यूट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि नवी मुंबई के अंदर रियल एस्टेट के अंदर दाम बढ़ने वाले हैं। एक ज़माना था जब मुंबई के अंदर BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा था विकास हो रहा था। 10 साल लगे, 15 साल लगे, मगर BKC आज एक प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा और वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हब बन चुका है। तो कौन सी कंपनियां हैं जिनके अंदर आप दाव लगा सकते हैं? पहले तो देखते हैं कौन से एरियाज़ हैं जहां पे आपको दाव लगाना चाहिए। और L&T ग्रुप, हीरानंदानी ग्रुप, रंधावा ग्रुप और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन सभी बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स ने यहाँ पर रियल एस्टेट के लैंड बैंक्स एक्वायर कर रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहाँ पर बड़ा ही एक्सपेंशन हो सकता है। उसी प्रकार जहाँ से ब्रिज चालू होगा वहाँ पर भी जी जाहिर सी बात है शिवरी एरिया जो मुंबई का है वहाँ पर भी विकास होगा, वहाँ पर भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगी। तो वहाँ पर लोडा, SD कॉर्प, L&T जैसी बड़ी कंपनियों ने लैंड बैंक डेवलप कर लिया है, डेवलपमेंट है। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में मुंबई के 2 एंड्स जिससे हम बोलते हैं, जहाँ पर ये पुल बना है, वहाँ पर बड़ा विकास होगा। रियल एस्टेट प्राइसेस पे नज़र रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुंबई में जब सीलिंग बना था तो उसके बाद हमने देखा था कि जो सीलिंग के 2 एंड्स हैं वहाँ पे किस प्रकार से विकास और प्राइस अप्रिसिएशन हुआ। हमने देखा था कि जब वाशी ब्रिज बना था किस प्रकार का विकास और किस प्रकार का प्राइस अप्रिसिएशन हुआ था। तो एक ये साधारण सी बात है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहाँ पे विकास होता है, जहाँ पर विकास होता है वहाँ पे आर्थिक उन्नति होती है और रियल एस्टेट का हमेशा अक्सर डेवलपमेंट देखा जाता है। मगर इस विकास से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, जहाँ पर चाहा है तो वहाँ पर रहा है, और इस समय जो रहा है वह सड़क पर नहीं है, वो पुल पर है। 3 घंटे का सफ़र अगर 30 मिनट में हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी गेन आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम देखेंगे कि मुंबई का जो नक्शा है वह बदल रहा है। चलिए, तो ये बेहद खास एनालिसिस और इसी पर विस्तार से बात करेंगे हीरानंदानी जी के साथ। मेरी सहयोगी आस्था शिवड़ी मुंबई से जुड़ गई हैं। और आस्था, बताइए क्या हलचल है ब्रिज के उद्घाटन को लेकर? आप मेरे ख्याल से शिवड़ी मुंबई में खड़ी हैं। जी बिल्कुल, मैं यहीं एंट्रेंस पे MTHL के एंट्रेंस शिवरी के साइड खड़ी हूँ और यहाँ पे बिल्कुल तैयारी हो रही है। PM इनॉग्रेट करने आएंगे और ऐसा लग रहा है कि PM एकदम महाराष्ट्र टूर पे निकले हैं, जो कि अभी नासिक में है और बहुत जल्द 3 बजे
के आसपास ये पुल इनॉग्रेट करने आएंगे। अगर हम इस पुल की बात करें तो ये इंडिया का सबसे बड़ा सी लिंक का पुल है, कम से कम 22 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ब्रिज है। इसमें कम से कम 17,800 करोड़ रुपए का भी खर्चा किया गया है और 22 किलोमीटर में से 16.5 किलोमीटर ये सी के ऊपर बना है और बाकी लैंड के ऊपर। तो अभी ये अगर बात करें तो 11:15 बजे तक पीएम मोदी जो है वो नासिक में थे और अब काफ़ी जल्दी वो काले मंदिर 11:15 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन अब बहुत ही जल्द वो 3 बजे यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। पूरी तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे एंट्रेंसेस बंद कर दिए गए हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है अंदर जाने की। तो यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो चुकी है और काफ़ी बड़ा ये उद्घाटन होने वाला है आज। और अगर हम बात करें तो सिर्फ मुंबई के लोगों की नहीं, पूरे इंडियंस आज ये इंडिया के सबसे बड़े लिंक पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज खुल जाएगा, इनॉग्रेट हो जाएगा और सिर्फ ये मुंबईकर्स के लिए नहीं, बहुत ही गर्व की बात है दूसरे भारतीयों के लिए भी, क्योंकि आज से वो इस सबसे बड़े इंडिया के लंबे ब्रिज पर आना शुरू कर सकते हैं। के आरंभ पर खड़ी हैं शिवरी मुंबई में और ऐश्वर्या उल्वे में, जहां पर इस ब्रिज का अंत होता है। और अमूमन देखें तो 2 घंटे का सफर यहां पर 20 मिनट में सिमट रहा है इस ब्रिज के जरिए। आप दोनों से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन मेरे आज के खास मेहमान जो कि काफी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं, निरंजन सर, आपसे अब पूरी विस्तार से हमें चर्चा करनी है इस पूरे सेक्टर को, इस पूरे ब्रिज से इस एरिया में कितना बूस्ट मिलेगा ये जानना है। तो जहां तक फायदे की बात है, आपको भी फायदा होगा, आपका क्या आउटलुक है? और हम देख रहे हैं डेवलपमेंट काफी तेजी से, क्योंकि इस ब्रिज का उद्घाटन आज होने वाला है, लेकिन उससे पहले से हम देख रहे हैं कि आसपास के जो इलाके हैं, उल्वे हो गया, विमान नगर हो गया और जो बाकी सबर्ब्स हैं, उनमें डेवलपमेंट की तेजी और तीव्रता जो है, जो पेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप कैसे देख रहे हैं इसको? कविता जी, मैं समझता हूं कि एक पैराडाइम बन गया है। हमारे मुंबई शहर एक 7 आइलैंड थे, जैसे निकुंज जी ने आपको अभी बताया, लेकिन आज की तारीख में वो आइलैंड नहीं रहा। वो 7 आइलैंड एक नहीं बने, ये पूरे मेनलैंड से जुड़ गया है। इसमें कोई अभी अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि ये 16 किलोमीटर 22 किलोमीटर का जो जुड़ा गया हुआ है MTHL ब्रिज, उसमें एक बहुत भारी परिवर्तन आना है इस एरिया की डेवलपमेंट में। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो बातें चल रही है, जो मेरे अंदाज से मेरे पूरे लाइफ में ये सबसे बड़ी परिवर्तन ये शहर के लिए होगा, क्योंकि हमने जितना भी पहले जो डेवलपमेंट किया, नवी मुंबई के किया, थाने के की, वो सब ऐसे एरिया थे जहां पार्शियल डेवलपमेंट हो चुकी थी। लेकिन आज जो हम डेवलपमेंट करना देख रहे हैं, आगे जो हम एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, वो पूरी एम्प्टी जगह है। यहाँ पनवेल से लेके करजत तक जितनी भी एरिया है हमारे पास, ब्लैंक एरिया है। आप वैसे उनको नापा जाए तो लगभग जितना पूरा मुंबई है, उसका आधी जगह खाली जगह यहाँ पनवेल और करजत के बगल में मिल रहा है, और हम आधे घंटे में इस एरिया में पहुंच पाते हैं साउथ बॉम्बे से। तो ये जो परिवर्तन आने वाला है, मेरे अंदाज से ये टोटल MMR रीजन, देश को 1% GDP सिर्फ MMR रीजन की डेवलपमेंट से आ सकती है, जैसे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, टाउनशिप डेवलपमेंट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, JNPT डेवलपमेंट, और जो बाकी टूरिज्म डेवलपमेंट है, जैसे दिल्ली जैसे एयरपोर्ट के नजदीक एरोटेल है, जहां 25 होटल गिना जाते हैं, वो भी आ सकती है। सो ओवरऑल हम समझते हैं कि एक्सेप्ट जो सरकार शिफ्ट नहीं हो रही है साउथ बॉम्बे से, उसके अलावा बाकी पूरा प्राइवेट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस एरिया में आने वाली है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वो है रेलवे लाइन। इसके साथ साथ 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जो आज के तारीख में CST से लेके पनवेल तक रेलवे है, हमारे पास रेलवे लाइन है, सबअर्बन रेलवे लाइन है, वो करजत तक एक्सटेंड हो रहा है। वहां 2000 करोड़ के और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसलिए जो
अभी आपके कौन थे जो नवी मुंबई में आपके रिप्रेजेंटेटिव बात कर रही थी, वो देखेंगे कि वो जो रेलवे की कनेक्टिविटी है वो आगे भी बढ़ने वाली है, तो उसके हिसाब से जो कॉमन पर्सन्स हैं उनको ये सबर्बन रेलवे लाइन होगा, बस के साथ ट्रांसपोर्ट हमारे ब्रिज के ऊपर होगा और दूसरे गाड़ियां भी जा सकेंगी और ओवरऑल ट्रक और मोबिलिटी और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सकती है मुंबई के लिए। तो मेरे अंदाज से ये सब सुविधाएं जो एमटीएल के कारण बनने वाली है वो बहुत ही एक नया परिवर्तन ला रहा है और सबको लाभ होना चाहिए। से हम कह सकते हैं मुंबई नवी मुंबई के बीच के लिए जो ब्रिज है एक कायाकल्प हो जाएगा और सबसे बड़ी बात लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो जाएगी। कुछ एरिया स्पेसिफिक बातें मुझे करनी है क्योंकि आप जानकार हैं, तो हम इससे सटे किन इलाकों की बात कर रहे हैं? खारघर, बेलापुर, तलेजा, उल्वे, पनवेल, या इससे भी अधिक कोई एरिया है जहां पर आपको लगता है कि इमीडिएट इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा? अगर किसी को घर खरीदना है इन इलाकों में तो अभी मौका है, आने वाले वक्त में कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं आपके मुताबिक? कल बात हो रही थी अनुज पुरी साहब से, तो वो बता रहे थे लगभग वो समझते हैं कि 2-3 सालों के अंदर डबल भाव हो सकता है इस एरिया के। तो जिसको भी आप खरीदना है, पनवेल तक है या आसपास पे एरिया है, नवी मुंबई है, उसमें शायद भाव तो बढ़ेंगे, 100% इंक्रीज हो ना हो, एटलीस्ट भाव तो मेरे अंदाज से 20-25% तो बढ़ सकते हैं एक साल के अंदर। तो मेरे अंदाज से ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग घर खरीद सकते हैं और फ्यूचर डेवलपमेंट वहां आएगी तो जरूर भाव और बढ़ सकते हैं। तो मेरे अंदाज से हमने ये एक अपॉर्चुनिटी देखना है कि भाव छोड़ दीजिए, एटलीस्ट घरों की संख्या हम ज्यादा दे सकते हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट दे सकते हैं, मिड सेगमेंट दे सकते हैं, लग्जरी सेगमेंट दे सकते हैं, ये सब हम दे सकते हैं। ग्रुप क्या प्लानिंग होगी? किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर आपका फोकस बढ़ जाएगा? जरूर बढ़ जाएगा। हमारे मेरे अलावा काफी बड़े हैं, अदानी साहब ने जगह ली है, अपने गोदरेज की जगह है, वाधवा की जगह है, काफी और भी डेवलपर्स इंडिया बुल्स ने खरीदी है। तो मेरे अंदाज से काफी यहाँ डेवलपमेंट की बढ़ोतरी जरूर होगी। किसकी कितना ज्यादा होगी वो तो समय दिखाएगा, लेकिन डेवलपमेंट होगा। और मेरे अंदाज से एमएमआरडीए ने कहा है कि वो नया टाउनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे जहां सब सुविधाएं बनेगी। तो एक नवी टाउनशिप का भी ऐलान किया हुआ है एमएमआरडीए ने, और सिडको शायद उसके ऊपर भी ज्यादा रफ्तार से काम करेगी। और एमएसआरडीसी का बहुत बड़ा एक काम रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक प्लानिंग अथॉरिटी बनाई है, राइट फ्रॉम पनवेल टू करजत तक उनको एक एरिया दिया हुआ है जहां वो प्लानिंग अथॉरिटी है, जहां हमारे मुख्यमंत्री साहब उसके ऊपर लीडरशिप ले रहे हैं। तो मेरे अंदाज से वो भी एरिया काफी डेवलपमेंट में आ रहे हैं। आपसे हम चर्चा में जुड़े उससे पहले कुछ अहम फ्लैशेस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से हमें आते हुए दिखाई दिए हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ही, जहां पर बहुत ही बढ़िया तस्वीर 2025 तक 13% देश की जीडीपी में हिस्सा रियल एस्टेट का, 2030 तक रियल एस्टेट मार्केट का साइज उनके मुताबिक USD 1 ट्रिलियन हो जाएगा, ये उनका कहना है। आपका रिएक्शन इस पर? उनके मुंह में घी शक्कर, लेकिन उससे ज्यादा बात यह है कि जो वो आप बता रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये नीति आयोग ने अगले साल ही ऐलान किया हुआ था। और उसके ऊपर हम समझते हैं कि आज के तारीख में जैसे आज जीडीपी का अंक संख्या 7% दिखा रहे हैं, मेरे अंदाज से ये सब खुलने के कारण पूरे देश की जीडीपी ग्रोथ 1% एक्स्ट्रा बन सकती है, इसका डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाए तो। ये 2024-2025 में मेरे अंदाज से ये एरिया आपको 1% जीडीपी का ग्रोथ को संख्या में ऐड कर पाते हैं, और ये 7% से 8% सिर्फ ये मुंबई रीजनल डेवलपमेंट कर सकती है। ऑफ कोर्स दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आएगी, वो बुलेट ट्रेन भी बन जाएगी, एयरपोर्ट का हो जाएगा, जो रेलवे हमारे सेंट्रल हार्बर लाइन और अदर लाइन जो
पनवेल तक है उसकी डेवलपमेंट होगी, प्राइवेट सेक्टर हो जाएगी। तो टोटल आप देखा जाए तो सिर्फ हमारी कंपनी नहीं, ये पूरी एरिया में तरक्की होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिलेगा, घर मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी से लाइफ रहेगी। क्योंकि मुंबई में लगभग आज की तारीख में देखिए एमएमआरडीए की जो कैलकुलेशन है जी। वो 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। बिल्कुल। मेरे अंदाज से काफी लोगों को यहाँ भी हम रीसेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको बड़े घर देके कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ 300 फुट के देते हैं, वहां हम 500 550 फुट के भी देके उनको रिहाउस करके ज्यादा क्वालिटी रहेगा और वहां एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। बिल्कुल, विकास की बहुत सारी गुंजाइश, बहुत सारी संभावना, और इसी के चलते आज मुंबईकरों को अटल सेतु का तोहफा। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन सर, आपने समय निकाला और इस खास चर्चा में हमारे साथ आज शिरकत की। और इसी के साथ मुझे भी हमारी इस खास पेशकश में आप इजाज़त दें।